नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि कोई भी विषय को हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला हो गया कि डिटेल जो शुरू करेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो यूरोपियों का भारत में आगमन से शुरू होगा, तो पूरा डिटेल हम उस पर चर्चा करते हैं। और दूसरा हुआ कि कम समय में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पूरा करें। तो हमें दोनों तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। एक तो हुआ कि शॉर्ट वे में हम कम से कम समय में कितना अधिक से अधिक जान सकें मुख्य बातें। तो अभी के इस वीडियो में हम दोस्तों वह मुख्य बात करेंगे जो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों गुलामी से आज़ादी तक। अब ये सीरीज को हम 2 से 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। गुलामी किससे हुआ था? अंग्रेज से। अंग्रेज भारत कब आया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में? तो 1600 ईस्वी में आया। और यहाँ से गया कब? तो 1947। तो ये 1600 ईस्वी से 1947 के बीच जो मेन घटना हुआ है दोस्तों, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। और कम समय में आप 2 से 3 वीडियो में मात्र समझ जाइएगा कि अंग्रेज कब कब आया, क्या क्या काम किया, कैसे हम उसको भगाए। तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट है दोस्तों गुलामी से आज़ादी तक, 1600 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, यानी जब कंपनी भारत आई, और 1905 यानी बंगाल विभाजन जो हुआ उसके बीच का करी। दूसरा पार्ट होगा दोस्तों 1905 से 1947 ईस्वी तक, बंगाल विभाजन से लेकर उसके बाद हम हर साल देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है। 1906 मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया, 1907 सूरत विभाजन हो गया, 1908 खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिला, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इस तरह से हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 1, 1600 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का कहानी। तो इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या है अंग्रेजों का आगमन कब होता है? 1600 ईस्वी से लेकर अंग्रेजों के जाने तक यानी आज़ादी तक, 1947 तक। तो इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1600 ईस्वी का। 1600 ईस्वी 1600 ईस्वी का समय है दोस्तों 31 दिसंबर है। EIC का हम यूज करेंगे। EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय जो महारानी होती है उसका नाम है एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और उसी महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षीय व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया कंपनी को। अब ये व्यापारिक एकाधिकार क्या है दोस्तों? कि तुम जो भारत जा रहे हो व्यापार करने के लिए, उसमें इंग्लैंड से तुम्हारे कंपनी के सिवा कोई कंपनी नहीं रहेगा। तो एकाधिकार जब हो जाता है तो लाभ बढ़ जाता है। तो शुरू में 15 साल के लिए लिया था, और वो आया था किस जहाज़ से? तो रेड ड्रैगन जहाज़ से। क्वेश्चन आता है दोस्तों किस जहाज़ से आया था? रेड ड्रैगन जहाज़ से। आगे हम देखेंगे हॉकिंस आया है हेक्टर जहाज़ से, है ना। तो फिर गांधी जी देखेंगे लंदन जाते हैं किस जहाज़ से, तो ये जहाज़ का भी नाम आता है। तो आपको 1600 ईस्वी में मात्र इतना ही याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, महारानी एलिजाबेथ 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार देते हैं, और रेड ड्रैगन जहाज से अंग्रेज भारत आता है। हम सब शॉर्ट में लेके चलेंगे। 1603 15 साल के लिए दिया था, लेकिन 3 साल के बाद ही व्यापारिक एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है कि जाओ जब तक इच्छा रहेगा तब तक। और यही व्यापारिक एकाधिकार जानते हैं कब छीन लिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में, चाय और चीन को छोड़कर। और फिर हम आगे देखते हैं 1833 में दोनों छीन लिया गया, है ना। अब चलते हैं आगे 1608 विलियम हॉकिंस भारत आता है हेक्टर जहाज से। विलियम हॉकिंस कौन होता है? तो जो इंग्लैंड का राजा है जेम्स प्रथम, इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर विलियम हॉकिंस भारत आता है। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने खुश होकर, यह चला था 1603 में दोस्तों, विलियम हॉकिंस चला था 1603 में। 5 साल रास्ता में जो है ये फारसी सीखा, 5 साल।
आया तो जहांगीर से फारसी में बात किया। जहांगीर खुश हुआ कि वाह क्या बात है, और उसने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया और भी मनसब भी प्रदान किया था। तो इंग्लिश खान की उपाधि दिया और सूरत में पहली बार फैक्ट्री खोला। सूरत में अंग्रेज ने पहली बार फैक्ट्री खोला 1608 में ही। आप इस पहला फैक्ट्री, दूसरा फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री को इससे आप याद कर सकते हैं, SMS। पहला फैक्ट्री सूरत, दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, और जो तीसरा फैक्ट्री है वो भी सूरत ही है, उसका रीओपनिंग किया। तो पहला फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने खोला। किसके मदद से? तो विलियम हॉकिंस के मदद से। विलियम हॉकिंस कौन था? तो अंग्रेज था। किसने भेजा था? तो जेम्स प्रथम राजा ने राजदूत बनाकर भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में भेजा था। हॉकिंस कौन जहाज़ से भारत आया था? तो हेक्टर जहाज़ से भारत आया था। और जहांगीर ने कौन सा उपाधि दिया? तो इंग्लिश खान का उपाधि दिया। तो ये 1608 में विलियम हॉकिंस को देखेंगे। अब चलते हैं आगे। ये अभी जो हम आपको बताए थे SMS, पहला सूरत तो दूसरा मसूलीपट्टनम, तीसरा फिर से सूरत रीओपनिंग किया, वही पहला फैक्ट्री का। 1615 में थॉमस रो भारत आता है। 1615 में थॉमस रो भारत आता है। जैसे जहांगीर आया था 1608 में, तो ये आया 1615 में। 1640 में अंग्रेज ने मद्रास शहर का स्थापना किया और 1651 में हुगली में फैक्ट्री खोला है और 1661 में बम्बई। देखिए ये VVI है, VVI है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1661 में बम्बई का कहानी देखिए शुरू होता है। अंग्रेज के तरफ से राजा चार्ल्स द्वितीय था और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा थी। दोनों का शादी होता है। दहेज तो पता ही है, लड़की वाला देता है। तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के तरफ से दहेज दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। क्या? तो बम्बई दिया गया। उसी बम्बई को 7 साल के बाद 1668 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेज को दे दिया, बहुत एक मामूली सा रकम पर, 10 पाउंड प्रति वर्ष। 10 पाउंड प्रति वर्ष यानी मात्र 10 रुपया समझ लीजिए। उस पर 1 साल के लिए दे दिया गया 1668 में मुंबई को। किसको? तो अंग्रेज को। किसने दिया? तो वही राजा चार्ल्स द्वितीय ने दिया। राजा चार्ल्स द्वितीय को कौन दिया? तो वही दहेज में मिला था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के शादी करने के लिए। अब आइए 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, जो पहले सूरत था, अब बम्बई चला गया। 1690 में कलकत्ता का स्थापना किया, वही जॉब चारनाक ने। 3 गांव को मिलाकर, सूतानाती, गोविंदपुर, कालीकाता, ये 3 गांव कहाँ है? हुगली नदी के किनारे है। ये 3 गांव को मिलाकर, सूतानाती, गोविंदपुर, कालीकाता को मिलाकर 1690 में जॉब चारनाक ने कलकत्ता का स्थापना किया। तो दोस्तों आपको 1600 से 1690 का कहानी समझ में आ गया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1631 दिसंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करता है और जो अंग्रेज था रेड ड्रैगन जहाज से आता है। 1603 में ही वही व्यापारिक एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और ये व्यापारिक एकाधिकार 1813 में समाप्त होता है, चाय और चीन को छोड़कर। 1833 में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। 1608 में विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत हेक्टर जहाज से आता है जहांगीर के दरबार में, जहाँ जहांगीर उसके फारसी भाषा से खुश होकर इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करता है और पहला फैक्ट्री सूरत में खोलता है, दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और तीसरा फैक्ट्री सूरत में। 1615 में हॉकिंस के बाद थॉमस रो आता है। 1640 में मद्रास शहर की स्थापना होती है। 1651 में हुगली में फैक्ट्री खुलता है। 1661 में जो है मुंबई मिलता है राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी करने पर दहेज के रूप में। और 7 साल के बाद 1668 में अंग्रेज ने मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराया पर अंग्रेजों को प्रदान करता है। 1687 में वही मुंबई मुख्यालय बन जाता है जो पहले सूरत था। 1690 में कलकत्ता की स्थापना 3 गांव, प्रश्न पूछता है कौन सा 3 गांव है? तो सूतानाती, गोविंदपुर, कालीकाता मिलाकर जॉब चारनाक कलकत्ता का स्थापना करता है। देखिए 1600 से 1757 तक करीब 150 साल तक अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ व्यापार करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब 1757 से
1757 से दोस्तों अंग्रेज जो है अपना व्यापारिक सफ़र से आगे राजनीतिक सफ़र करना शुरू कर दिया। तो चलते हैं दोस्तों अब 23 जून 1757, यहीं से जो है राजनीतिक दखलंदाजी अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया। लगभग 150 साल तक यानी 1900 ईस्वी तक आराम से करते रहा, कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। तो 1905 के बाद जो है शुरू हो जाता है कार्यक्रम। तो देखते हैं 23 जून 1757, इस डेट को आप याद रखिएगा, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी कहाँ है? बंगाल में। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एक तरफ और दूसरा तरफ रॉबर्ट क्लाइव। ये कहा तो गया युद्ध है, लेकिन ये युद्ध था नहीं, ये युद्ध के नाम पर धोखा था। सिराजुद्दौला का अपना ही सेनापति मीर जाफ़र धोखा दे देता है और मीर जाफ़र का दोनों बेटा मिलके सिराजुद्दौला को मार देता है। तो मूलतः सिराजुद्दौला को मारने के लिए ही यह षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफ़र से मिलकर रचा गया था। सिराजुद्दौला मर जाता है दोस्तों, प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है, अंग्रेज जीत जाता है और उसी मीर जाफ़र को, मीर जाफ़र है, उसी मीर जाफ़र को अंग्रेज नया नवाब बना देता है, जिसे कठपुतली का नवाब भी कहा जाता है और क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि क्लाइव का गधा किसे कहा गया है? तो मीर जाफ़र को। कठपुतली नवाब कौन था बंगाल का? तो मीर जाफ़र था। अब यह ताना सुनते सुनते 1760 में 3 साल के बाद जो है रिजाइन दे देता है मीर जाफ़र। तब गद्दी पर आता है दोस्तों मीर कासिम। मीर कासिम गधा नहीं था, घोड़ा जैसा था, बंगाल को बहुत तेज़ी से विकास कराना चाहता था, अच्छा राजा था, अच्छा नवाब था। मीर कासिम सबसे पहले क्या करता है कि जो मुर्शिदाबाद राजधानी था, जहां अंग्रेज़ों का एक तरह से प्रभुत्व था, पूरा षड्यंत्र था, उसका आदमी पूरा रहता था लगा हुआ दरबार में, क्या कर रहा है राजा नवाब, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब पर नज़र रखता था। सबसे पहले उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी बिहार में मुंगेर जिला में ले आया। तो प्रश्न आता है कि कौन सा नवाब बिहार को पहली बार राजधानी बनाया, बिहार में मुंगेर को? तो कौन? मीर कासिम। मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुंगेर। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस बात पर जो है और भी कुछ बात था, इस बात पर अंग्रेज जो है मीर कासिम को पद से हटा दिया, आपदस्थ हो गया। तब मीर कासिम आपदस्थ नवाब अपने पुराना नवाब जब मीर कासिम को पद से हटा दिया गया तो फिर से नवाब कौन बना? वही पुराना मीर जाफ़र। तो फिर से वही जो पहला वाला मीर जाफ़र था उसको नवाब बना दिया गया। अब आपदस्थ नवाब बदला लेने के लिए निकलता है, अकेले तो होगा नहीं क्योंकि गद्दी तो रहा नहीं अब उसका। अब वह अपना दोस्त अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास जाता है। कहाँ जाता है? अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास जाता है। यहाँ मीर कासिम होगा। तो अब पहला है मीर कासिम जो आपदस्थ नवाब हो गया, दूसरा से मिलने जाता है अवध के नवाब दोस्त सिराजुद्दौला से। तो मीर कासिम आपदस्थ नवाब मिलने जाता है अपना दोस्त अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला से बोलता है कि देखो आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी होगा। दोनों मिल के जो है अंग्रेज को उखाड़ते हैं। शुजाउद्दौला बोला सिर्फ हम दोनों के बस बात नहीं है, अभी लखनऊ में ही मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय आया हुआ है, उसको भी अंग्रेज़ से जो है गुस्सा है, तो चलो तीनों मिल के अंग्रेज़ से लड़ते हैं। तो अब 3 आदमी दोस्तों, पहला है मीर कासिम बंगाल का आपदस्थ नवाब, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब वो क्या करता है? लड़ता है। किससे? अंग्रेज़ से। अंग्रेज़ के तरफ 2 आदमी है जिसको याद रखना है। पहला है हेक्टर मुनरो जो लड़ाई करता है, सेना को लेकर उतरता है इस तीनों के खिलाफ। और लास्ट में संधि करने आता है कौन? क्लाइव। तो यहाँ पर आपको इस युद्ध में 2 नाम याद रखना है, हेक्टर मुनरो लड़ने वाला, संधि करने वाला रॉबर्ट क्लाइव।
देखिए क्लाइव बार बार आ रहा है, ऊपर प्लासी के युद्ध में भी क्लाइव था, यहाँ भी है। क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक। बहुत अच्छा था, स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक। अब यह युद्ध का नाम है दोस्तों बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। किसके बीच? तो अभी आप पढ़े, भारतीय की तरफ से कौन था लड़ने वाला? 3 आदमी, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज की तरफ से था लड़ने वाला हेक्टर मुनरो, संधि करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज का 5000 सेना लेकिन प्रशिक्षित, और भारतीय का ये तीनों मिलाकर 50,000 सेना लेकिन ट्रेंड नहीं था। जीत कौन जाता है? अंग्रेज। बक्सर का युद्ध में परिणाम अंग्रेज की जीत होती है। और एक संधि होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि, 12 अगस्त 1765। तो एक डेट और आपको याद करना है, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि। देखिए इस संधि में मुगल बादशाह और अंग्रेज के बीच होती है। मुगल बादशाह के तरफ से शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज मांग करता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें दी जाए। दीवानी क्या होता है? टैक्स लगाना, टैक्स को वसूलना है ना, और टैक्स को बांटना। तो जहाँ से रुपया आने का था सब पावर ले लिया कौन? अंग्रेज। तो प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसी में प्रश्न आता है किस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली? तो इलाहाबाद संधि के तहत। कब हुआ? तो 12 अगस्त 1765 को। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? टैक्स लगाने का पावर, टैक्स वसूलने का पावर, टैक्स बढ़ाने का पावर, सब पावर आ जाता है अंग्रेज को। अंग्रेज एकदम मनमाना तरीका से लूटता है। और 1765 से लेकर 1772 तक के काल को के.एम. पनिकर जो इतिहासकार हैं वो डाकू राज बोले हैं। के.एम. पनिकर इतिहासकार क्या बोले हैं? डाकू राज बोले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज, गरीब अंग्रेज भी क्लर्क बन के भी यहाँ आता था तो 1 से 2 साल में करोड़पति बनकर वहाँ चल जाता था और वहाँ नवाब की ज़िंदगी जीता था। तो ब्रिटेन में नवाबिज्म की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अधिक से अधिक लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी लेने के लिए आने लगे कि हम नौकरी लें, भारत जाएं, पैसा कमा के आ जाएं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और सरकारी नीतियां भी प्रभावित होने लगी। तब जो वहाँ का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इंग्लैंड का पीएम, वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लाते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये हर 20 साल के लिए आता है दोस्तों। 1773 में आया तो अगला आएगा 1793 में, 1813 में, 1813-20 1833 में, 1833-20 1853 में। सबसे अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? 1853। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 1773 के एक्ट से हमारा एक अलग ही पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो जाता है जिसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जानिए कि 1773 से शुरू होता है हर 20 साल के लिए, तो इस सेक्शन को हम पॉलिटी में कंप्लीट करेंगे डिटेल से। सबसे अंतिम चार्टर एक्ट 1853 आता है। उसके बाद एक भयंकर क्रांति होती है 1857 की क्रांति, जिसमें हम देखते हैं बिहार से कौन? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से लड़ते हैं। फिर झांसी की रानी हम देखते हैं, लक्ष्मीबाई है, हीरोज है, तो ये अलग टॉपिक है। फिलहाल आप जानिए 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तब किसका शासन आता है? ताज का शासन। और जैसे ही महारानी का शासन आता है उसी समय महारानी कौन होती है? विक्टोरिया। आपको 2 महारानी की नाम याद रखना है। एक एलिजाबेथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापनक समय थे, एक महारानी विक्टोरिया जो 1858 के एक्ट के समय थी। तो 1857 की क्रांति में इंग्लैंड का जो है संसद समझ जाता है कि कंपनी से भारत नहीं चलेगा, इसलिए कंपनी के शासन को समाप्त कर देता है और ताज या क्राउन का शासन शुरू होता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है भारत पर उत्तम शासन के लिए, ताकि कोई 1857 की क्रांति जैसा विरोध ना हो। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में ही भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, जो पहला कौन था? कैनिंग था। तो भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का
प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो कैनिंग हो जाएगा। तो भारत का लास्ट गवर्नर और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो कैनिंग था। तो इस तरह से 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत पर उत्तम शासन करने हेतु आता है और यहाँ से जब जब जरूरत पड़ता है, इसके पहले हम देख रहे थे 20 साल के लिए था, इसके बाद जब जब जरूरत पड़ा तब तब जो है शासन अधिनियम आना शुरू हुआ। जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का देखेंगे, 1909 मार्ले मिंटो सुधार देखेंगे। प्रश्न आता है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो 1909 में हुआ। इसको हम फिर अलग देखेंगे 1905 के बाद। अभी एक शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, देखिए ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1946 का कैबिनेट मिशन, 1947 स्वतंत्रता, 1949 संविधान बन गया और 1950 संविधान लागू हो गया। तो ये जो आप देखें ना 1773 से 1793, 1813, 20 साल के लिए जो आता है 1833, 1853, 1858, 1861 जो ये आप देख रहे हैं 1909, 19, ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ना है डिटेल से। तो दोस्तों हम इसको किस तरह से देखें ओवरऑल, 1600 से 1757 शुद्ध रूप से व्यापार किया। 1757 से 1773 राजनीतिक दखल शुरू कर दिया, ज़बरदस्त लूटपाट किया। 1773 से 1858 कंपनी पर नियंत्रण हेतु इंग्लैंड के संसद का प्रयास किया गया, जो एक्ट हम देखें। 1858 से 1947 इंग्लैंड के संसद का भारत पर डायरेक्ट शासन हेतु प्रयास किया गया। कब तक? 1947 तक। और 1947 में भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो 1858 से 1947 को हम दो भाग में बांटेंगे, जो आज हम देखें। 1858 से 1905 में हम देखेंगे कि भारतीयों का अंग्रेज़ों के प्रति हल्का फुल्का विद्रोह होता रहेगा। और 1905 से क्या होता है ना, एकदम लगातार विद्रोह होता है। जैसे बंगाल विभाजन किया तो फिर बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। 1907 सूरत फूट हो गया, है ना। 1908 में इधर खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर गोलाकांड किए तो उनको फांसी मिल गया। 1909 में जो है मतलब लगातार विरोध होना शुरू हो गया। तो यहाँ से हम ईस्वी वाइज देखेंगे, लेकिन ये वाला जो है 1858 से 1905 हल्का फुल्का होता है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो अगला क्लास है दोस्तों 1905 से 1947। आप ये वीडियो देख रहे हैं कहाँ? तो स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर, जो गुलशन कुमार यानी मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। मैं भी दोस्तों बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, तो आप भरोसा कर सकते हैं जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ठीक उसी तरह से हम आपको भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा फेयर कॉपी बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो अगला सेट में हम दोस्तों चलेंगे कहाँ? 1905 से 1947। तो ये सीरीज जो है चल रहा है क्या, गुलामी से लेकर स्वतंत्रता तक, जो 1600 से शुरू होता है 1947 तक चलता है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में 1905 से 1947। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दिया कीजिए कैसा है, और शेयर भी कीजिए ताकि आगे वीडियो हम लगातार बनाने के लिए जारी रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।